हम लोग क्या हैं? हम लोग जानवर हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें किसी पेरेंट बॉडी से एक नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब कोई किसी चीज को बनाना, तो दोबारा से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है कि अपने पेरेंट बॉडी से, तो इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, और इस सिस्टम को कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज के इस वीडियो में। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह की होती है। कौन कौन सी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की नीड होती है, मतलब मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए, उसके बाद जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी मेल या किसी फीमेल की जरूरत नहीं होती, ये होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल्स क्या आती हैं। एसेक्सुअल की अगर बात करें जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती, तो उसके एग्जाम्पल है जैसे अमीबा एंड प्लेनेरिया। अमीबा और प्लेनेरिया इसके एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जांपल्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एग्जांपल है वो कौन सा है? ह्यूमंस एंड प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ही एग्जांपल है, एक है ह्यूमंस और एक है प्लांट्स। अगर आप ह्यूमन की जगह पे एनिमल्स लिखते हो तो भी वो भी चलेगा, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो एनिमल्स में ही आते हैं। तो आप लोग, हम लोग जितने भी ह्यूमंस हैं वो सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एनिमल्स में। हम लोग क्या हैं? हम लोग जानवर हैं। ओके, तो प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि प्लांट्स के भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको करवा देती हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे अमीबा भाई साहब के बारे में। अमीबा भाई साहब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ये है अमीबा। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये भाई साहब जैसे कोई गंदा पानी हो गया, कोई कीचड़ हो गया, उसके पानी के अगर एक बूंद आप लेकर स्लाइड के ऊपर रख के उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसमें आराम से आपको ये अमीबा, पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिजम्स आराम से चलते फिरते तैरते आराम करते दिखाई दे सकते हैं। तो ये है हमारे अमीबा। अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें कोई मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन होती कैसे है आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, आपको पता है अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। आज अगर आप यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये चेंज होकर जैसा मर्जी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये अपनी मर्जी से कहीं से भी किधर से भी बढ़ सकता है। अदरक हो गया है आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। तो मान लीजिए अगर बाई चांस अमीबा का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बाई चांस इसका एक्सीडेंट हो गया और इसका थोड़ा सा पार्ट टूट गया, जैसे एक साइड से इसका थोड़ा सा यहाँ से पार्ट इतना सा टूट जाता है, ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट ब्रेक हो गया और मैं इसे सेपरेट से यहाँ पे बना देती हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब बाकी का अमीबा एक साइड पे है, अब इसका छोटा सा पार्ट एक साइड पे हो गया। अब ये पार्ट क्या करेगा? धीरे धीरे रीजनरेशन करते हुए अपनी बॉडी को रीजनरेट करेगा और एक नया अमीबा क्रिएट कर देगा, ठीक है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है, ये वन सेल ऑर्गेनिज्म होता है यानी कि यूनिसेलुलर। तो अमीबा एक नया अमीबा बन जाएगा उस छोटे से पार्ट से। इतना सा पार्ट अलग हुआ था, इसी से एक नए ऑर्गेनिजम्स की, एक नए अमीबा की रिप्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यही होता है अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन। तो अगर मान लीजिए इस वाले इस अमीबा को क्या देंगे? पेरेंट अमीबा, क्योंकि सबसे पहले इसी से एक टुकड़ा टूटा था। ये है पेरेंट अमीबा, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ये है पेरेंट अमीबा। उसी तरह से इसका पेरेंट कौन है? ये वाला अमीबा। तो पेरेंट अमीबा से एक अमीबा और बन गया। अगर इस पेरेंट अमीबा के और भी 5, 6, 7, 8, 10 टुकड़े हो जाते तो वो इंडिविजुअली अपने आप को ग्रो करते और एक पूरा का पूरा अमीबा क्रिएट कर देते। तो ये होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें किसी भी तरह के मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही अमीबा में मेल और फीमेल जैसी कोई बात होती है। तो सेकेंड एग्जाम्पल चलिए देखते हैं कौन सा था? प्लेनेरिया। जो प्लेनेरिया का किंगडम है वो क्या है? एनिमेलिया। और फाइलम क्या है? प्लेटिहेलमिन्थिस। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेम वैसे ही जैसे हमने अमीबा में अभी अभी पढ़ा देखा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की जरूरत होती है, ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। और मेल से क्या आता है? स्पर्म या फिर सीमन, और फीमेल का होता है एग या फिर ओवम, ठीक है। तो जब स्पर्म एग्स के साथ मीट करता है, ये मान लीजिए फीमेल का एग है और इधर से स्पर्म आया, स्पर्म कैसा होता है? ऐसा।
तो जब स्पर्म और एग की मीटिंग होती है, मीट करता है स्पर्म एग के साथ, तब एक न्यू ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन होती है, दोबारा से प्रोडक्शन होती है न्यू ऑर्गेनिज्म की, और इसे कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स। तो इस तरह से मेल और फीमेल दोनों ही क्या है, पेरेंट हो गए, और जो इनसे नई न्यू ऑर्गेनिज्म बना उसे कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, तो मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारा आज का टॉपिक है। आज के लेक्चर में करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ह्यूमंस में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक है फीमेल, एक है मेल। मेल का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, मेन मुख्य रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, उसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस, TESTIS, टेस्टिस। दो टेस्टिस होते हैं मेल्स में। टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं। दो होते हैं ना, जस्ट वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। दो टेस्टिस होते हैं, गोले गोले से लगा लेने। इसकी एक आउटर लेयरिंग होती है, आउटर कवरिंग। इसके ऊपर लगी होती है दो नर्व्स, दोनों में एक एक नर्व होता है, ठीक है। और ये नर्व जो होती है वो कहाँ पे जाके खुलती है, एक से अटैच होती है, पेनिस से, ठीक है। ये दोनों क्या है, टेस्टिस। ये भी वाला टेस्टिस, ये भी वाला टेस्टिस। इसकी जो आउटर लेयरिंग होती है, आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस नोन एज एपिडिडमिस, ठीक है। ये जो मैंने नर्व बताई आपको, इस नर्व का नाम है वास डिफरेंशिया, ठीक है। और ये वास डिफरेंशिया नर्व जो है किसके साथ अटैच होता है, यहाँ पे पेनिस के साथ, राइट। अब मेल्स में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। जैसे मैंने आपको बताया मेल और फीमेल, मेल से आता है स्पर्म, फीमेल से का होता है एग। तो स्पर्म कहाँ पे बनता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस का काम है स्पर्म फॉर्मेशन का, ये है स्पर्म्स। टेस्टिस का काम है स्पर्म फॉर्मेशन। इसके अलावा टेस्टिस से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस है, टेस्टिस का काम है स्पर्म की फॉर्मेशन करना, और इसमें से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में पाया जाता है, ये मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद जो नर्व है वास डिफरेंशिया, इसका क्या काम है, जो टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, इन स्पर्म्स को यहाँ से होते हुए पेनिस तक लेकर जाना, ठीक है। तो वास डिफरेंशिया का काम है ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू पेनिस, ठीक है। ये जो पेनिस है, जो स्पर्म होता है वो पेनिस में नहीं बनता, स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर। तो पेनिस के दो ही काम होते हैं, बॉडी में बनने वाले यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना, और इसके अलावा दूसरा काम है ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू फीमेल बॉडी, ठीक है। स्पर्म्स को फीमेल्स की बॉडी तक ट्रांसफर करने का काम और यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का काम, ये दो काम ही होते हैं पेनिस के, ठीक है। और स्पर्म्स की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, टेस्टिस के अंदर। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, जो मेल होते हैं वो फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट किस वजह से होते हैं, इस टेस्टिस की वजह से। अगर मेल्स की बॉडी से टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, उनकी जो अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स फीमेल वो खत्म हो जाएगी, उनको कोई अट्रैक्शन नहीं आएगा उनमें। तो इसके अलावा दो चीजें और होती हैं, एक तो आपने सुना होगा नसबंदी, और एक होते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर्स और क्या कहते हैं, रेनबो पीपल। तो ट्रांसजेंडर्स और नसबंदी, इन दोनों की कंडीशन अलग अलग होती है। नसबंदी क्या होती है, जब नस मतलब क्या होता है, ये नर्व, ठीक है। नसबंदी, बंदी मतलब बंद कर देना, रिमूव कर देना, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। तो नसबंदी का क्या मतलब हुआ, ये जो वास डिफरेंशिया होता है ना, ये वाला, ये नर्व, दोनों
इसका काम मैंने क्या बताया, टेस्टिस से स्पर्म को पेनिस तक लेकर जाना। तो इन दोनों नर्व्स को यहाँ से काट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, पेनिस का टेस्टिस के साथ कनेक्शन जो होता है वो टूट जाता है। तो इससे क्या होता है, टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म पेनिस तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि बॉडी से बाहर नहीं जा पाते। तो नसबंदी से जो मेल्स होते हैं उनमें न्यू बॉर्न मतलब न्यू बेबीज को बर्थ देने की जो कैपेसिटी एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, वो फिर न्यू बेबीज को बर्थ नहीं कर सकते। तो नसबंदी के प्रोसेस को कहते हैं वास्कोटोमी। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स की, जो जिन्हें कहते हैं रेनबो पीपल्स। अगर आप इस पूरे टेस्टिस को ही रिमूव कर देते हो, मेल की बॉडी से इस टेस्टिस को ही रिमूव कर दिया जाता है परमानेंटली, तो क्या होगा कि स्पर्म की फॉर्मेशन होना ही बंद हो जाएगी बॉडी में। तो इससे क्या होगा, उन्हें ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में दे दिया जाएगा। तो उन्हें कहते हैं ट्रांसजेंडर्स। टेस्टिस ही रिमूव कर दिया तो वो क्या बन गए, ट्रांसजेंडर बन गए, ठीक है। और ना ही उनको फीमेल्स की तरफ अट्रैक्शन होगी और ना ही वो न्यू बेबीज को बर्थ दे पाएंगे। ओके, तो मेल की बॉडी में जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्पर्म्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है, ओनली 20 मिनट्स। सिर्फ 20 मिनट के लिए जो स्पर्म होते हैं बनने के बाद सिर्फ 20 मिनट ही जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी डेथ हो जाती है, खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा स्पर्म्स 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ही जिंदा रह सकते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो कितना होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर तक ये जिंदा रहते हैं। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा कभी कभी 35 डिग्री सेल्सियस तक भी रह सकते हैं, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस से अगर ये इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर पर स्पर्म्स कभी भी जिंदा नहीं रह सकते, वो मर जाएंगे। तो इसके लिए क्या है, जो नेचर है, जो कुदरत है, उन्होंने पहले से ही इस चीज का सोल्यूशन निकाल रखा है। वो ये है कि जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है वो टेस्टिस में होती है, और टेस्टिस जो होता है बॉडी से बाहर होता है। तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, मान लीजिए टेस्टिस अगर बॉडी के अंदर होती तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37-38 डिग्री सेल्सियस, इतना बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर के ऊपर जो स्पर्म्स है वो नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए नेचर की तरफ से पहले से ये चीज पहले से ही सोल्यूशन इसका निकाल दिया गया है कि टेस्टिस जो होता है वो बॉडी के अंदर ना होते हुए बॉडी के बाहर होता है, जिसकी वजह से स्पर्म की फॉर्मेशन आराम से हो जाती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ इतना सही था और इट्स वेरी इजी और आसानी से याद हो जाएगा आपको। मैं पहले भी कहती हूँ, डायग्राम अगर आपको आता हो और उसकी लेबलिंग अच्छे से आती हो, पता हो, तो आपको थ्योरी लिखना बहुत आसान हो जाता है। फटाफट से आप डायग्राम से देखते जाइए, थ्योरी लिखते जाइए, तो बहुत ही जल्दी जल्दी आपका हाथ चलेगा एग्जाम्स में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लिखने में। लेकिन अगर विदाउट डायग्राम आप उस थ्योरी को लर्न करते हो, किसी भी बायोलॉजी में किसी भी चीज का डायग्राम अगर है और वहाँ पे रिक्वायरमेंट है डायग्राम की, और आप विदाउट डायग्राम उस थ्योरी को याद कर लेते हो, डायग्राम छोड़ो, एक आधे नंबर कट जाएंगे, क्या और थ्योरी के तो मिल जाएंगे। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है, एक तो नंबर आपके चले गए, ठीक है, ऊपर से आप जब एग्जाम में लिखने बैठोगे तो आप उस थ्योरी को याद करते रह जाओगे, और अगर बीच में कहीं से लाइन भूल गए तो भूल गए, फिर एंड तक आपको याद नहीं आएगा। ये होता ही है ऐसा। तो डायग्राम अगर है किसी क्वेश्चन का, तो आप पहले डायग्राम को लर्न सीखें, कैसे बनेगा डायग्राम, उसकी लेबलिंग अच्छे से याद कर लें, और उसके बाद अकॉर्डिंग फिर थ्योरी आपने पढ़ी होगी और आराम से उस थ्योरी को आप लिख पाएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर मैं खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। टेक केयर, गुड बाय।